नमस्कार। आज हम एक ऐसे दार्शनिक की दुनिया में उतर रहे हैं जो सच कहूं तो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले दार्शनिक हैं, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल। और जब मैं कहता हूं उतर रहे हैं तो मेरा मतलब सच में गहराई में उतरना है। ये कोई ऊपरी तौर पर की जाने वाली चर्चा नहीं होगी, हम तह तक जाएंगे। अरे एक मिनट रुको। हेगल, ये वही है ना जो इतना मुश्किल इतना घुमावदार लिखने के लिए बदनाम है कि लोग मजाक में कहते हैं कि उन्हें कोई पढ़ ही नहीं सकता। मुझे तो अभी से डर लगने लगा है। क्या वाकई हम इन्हें एक ही बार में समझ सकते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी घने जंगल में जा रहे हैं और हमें एक नक्शे और कंपास की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, और इसीलिए हमारे पास एक रोड मैप है, एक नक्शा। हम इसे टुकड़े टुकड़े करके समझेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे वो व्यक्ति जिसने इतिहास को देखा, ताकि हम समझ सकें कि वो कहाँ से आ रहे थे, उनका क्या संदर्भ था। ठीक है, ऐतिहासिक संदर्भ, ये तो समझ में आता है। किसी भी विचारक को समझने के लिए ये जरूरी है। आगे क्या है? फिर हम उनके सबसे बड़े विचार में गोता लगाएंगे, दुनिया को चेतना से जोड़ना। और हाँ, यहाँ से चीजें थोड़ी अमूर्त, थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट होने लगेंगी। चेतना, वो भी बड़े च के साथ। मेरी भौएं तो अभी से तन गई हैं। लगता है इसके लिए हमें बहुत सारे उदाहरणों की जरूरत पड़ेगी। वैसे मुझे खासतौर पर तीसरे पॉइंट में दिलचस्पी है, हेगल की स्पेक्युलेटिव विधि। मैंने वो थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस वाली बात सुनी है, तो मैं सच में जानना चाहता हूं कि क्या वो सच है या बस एक किताबी बात। अरे वाह, मुझे खुशी है कि तुमने ये बात छेड़ी। हमने उस मिथक को तोड़ने के लिए एक पूरा सेक्शन ही रखा है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये सब राजनीति पर कैसे लागू होता है, स्वतंत्रता समाज में मिलती है हमें। और आखिर में हम उनकी विशाल और विवादास्पद विरासत पर बात करेंगे कि क्यों आज भी लोग या तो उनसे प्यार करते हैं या नफरत। बहुत बढ़िया, तो चलो शुरू करते हैं। पहला भाग, वह व्यक्ति जिसने इतिहास को देखा। देखिए, आप हेगल को उस उथल-पुथल भरी क्रांतिकारी दुनिया को समझे बिना नहीं समझ सकते जिसमें वो जी रहे थे। ये नामुमकिन है। और ये बात बहुत जरूरी है ना? मतलब वो सिर्फ किसी शांत लाइब्रेरी में बैठकर बड़ी बड़ी बातें सोचने वाले दार्शनिक नहीं थे। वो यूरोप के शायद सबसे अशांत दौर में जी रहे थे। फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन का उदय और फिर उसका पतन, उनके पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह से बदल रही थी। बिल्कुल, और इस बात को 1806 के उस एक पल से बेहतर कुछ नहीं समझा सकता। हेगल जेना शहर में है और वो अपनी खिड़की से नेपोलियन को घोड़े पर सवार होकर जाते हुए देखते हैं। बाद में वो अपने दोस्त को एक खत में लिखते हैं, मैंने सम्राट को देखा, यह विश्व आत्मा। हेगल के लिए वो सिर्फ एक जनरल या एक आदमी नहीं था, वो साक्षात इतिहास था, एक शरीर में चलता फिरता। रुको, जरा इस पल को हमारे लिए चित्रित करो। वो कैसा महसूस हुआ होगा? एक पल के लिए दर्शन को भूल जाओ। तुम एक छोटे से जर्मन शहर में एक प्रोफेसर हो और वो आदमी जिसने पूरे यूरोप का नक्शा बदल दिया है तुम्हारे सामने से घोड़े पर गुजर रहा है। और ये विश्व आत्मा का असल में मतलब क्या है? क्या वो सोच रहे थे कि नेपोलियन कोई देवता जैसा है, या इसका कुछ और गहरा दार्शनिक मतलब है? और ये पल ठीक तब आया जब उनका अकादमिक करियर आसमान छू रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो विश्वविद्यालय से निकलकर सीधे जर्मन दर्शन की दुनिया के केंद्र में पहुंच गए और आखिरकार बर्लिन में दर्शन शास्त्र के अध्यक्ष बन गए, जो उस समय की सबसे प्रतिष्ठित पदवी थी। उनकी महान किताबें जैसे फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट और साइंस ऑफ लॉजिक इसी तूफानी दौर में लिखी गईं। अच्छा, तो उस समय और कौन कौन था? वो अकेले तो नहीं सोच रहे होंगे, है ना? मैंने कांट के बारे में तो सुना है। वो इस सब में कहाँ फिट बैठते थे? क्या वे दोस्त थे या वैचारिक दुश्मन? मतलब उस समय का बौद्धिक माहौल कैसा था? क्या लोग एक दूसरे के काम को पढ़ रहे थे और उस पर बहस कर रहे थे? और ये सवाल हमें सीधे हेगल के प्रोजेक्ट के दिल में ले जाता है, दुनिया को चेतना से जोड़ना। वो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर रहे थे, एक ऐसी पहेली जो उनसे पहले के एक महान दार्शनिक इम्मानुएल कांट ने सबके लिए छोड़ दी थी। ठीक है, तो समस्या क्या थी? एकदम सरल शब्दों में बताओ। ऐसा क्या टूटा हुआ था जिसे हेगल को ठीक करने की जरूरत महसूस हुई? किस उलझन को वो सुलझाना चाहते थे? विभाजन, एक बहुत गहरा विभाजन, हमारे दिमाग और बाहरी दुनिया के बीच एक बुनियादी विभाजन। हम चीजों के बारे में जैसा सोचते हैं और चीजें असल में जैसी हैं, उसके बीच का एक बड़ा सा फासला। कांट का तर्क था कि हमारा दिमाग दुनिया पर अपनी संरचनाएं थोपता है, जैसे हम सबने एक रंगीन चश्मा पहन रखा हो। हम वो चश्मा कभी उतार कर नहीं देख सकते कि दुनिया असल में कैसी है। हमारे अनुभव और असलियत के बीच हमेशा एक खाई रहती है। हेगल ने उस खाई को देखा और कहा, नहीं, कोई खाई नहीं है। उनका मानना था कि जो तर्क हमारे दिमाग की संरचना बनाता है, वही तर्क वास्तविकता की भी संरचना बनाता है। ये दो अलग चीजें नहीं हैं। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी छलांग है। मुझे एक उदाहरण चाहिए। कांट जिस खाई की बात कर रहे थे वो असल में कैसी दिखती है? इसे एक नक्शे और असली इलाके के बीच के अंतर की तरह समझो।
कांट कहेंगे कि हमारे पास सिर्फ नक्शा है, यानी हमारा दिमाग, और हम कभी नहीं जान सकते कि इलाका यानी वास्तविकता असल में कैसा है। हम सिर्फ नक्शे को ही जान सकते हैं। हेगल कहेंगे कि नक्शा और इलाका एक ही चीज से बने हैं और एक ही नियमों का पालन करते हैं। इसलिए नक्शा पढ़ना सीखना ही इलाके को समझना है, दोनों एक ही प्रक्रिया का हिस्सा है। और उस नक्शे और इलाके को जोड़ने की जो चाबी है वो है उनका केंद्रीय विचार, गाइस्ट, जिसका अनुवाद अक्सर चेतना या स्पिरिट किया जाता है। पर यह सिर्फ तुम्हारा या मेरा दिमाग नहीं है, ये पूरी मानवता की सामूहिक चेतना है, जो इतिहास के जरिए खुद को धीरे धीरे विकसित कर रही है, खुद को समझ रही है। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, मैं जो हम हैं और हम जो मैं है। ठीक है, रुको, चेतना का खुद को जानना, ये सुनने में बहुत अस्पष्ट, बहुत रहस्यमयी लग रहा है। असल दुनिया में ये कैसा दिखता है? क्या ये एक देश है जो अपने लिए बेहतर कानून बना रहा है, या वैज्ञानिक हैं जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज कर रहे हैं? ये गाइस्ट असल में कर क्या रहा है? कोई ठोस उदाहरण दो। ये सब उनके बड़े सिस्टम का हिस्सा है, जिसे उन्होंने एब्सोल्यूट आइडियलिज्म कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ विचार ही मौजूद हैं और भौतिक दुनिया एक भ्रम है। नहीं, इसका मतलब है कि वास्तविकता अपने मूल में एक तर्कसंगत प्रक्रिया है। उनकी सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद पंक्ति इसे सार में बताती है, जो तर्कसंगत है वो वास्तविक है। ओह रुको, मुझे इस पंक्ति में अभी से समस्याएं दिख रही हैं। क्या ये किसी भी मौजूदा चीज को सही ठहराने का एक खतरनाक तरीका नहीं है? जैसे कोई कह सकता है, देखो ये तानाशाही सरकार मौजूद है, इसलिए ये तर्कसंगत होगी और इसलिए अच्छी होगी। ये तो इस विश्व दृष्टि का एक बहुत बड़ा नुकसान लगता है। क्या ये खतरनाक रूप से यथास्थिति को जैसा है वैसा ही सही नहीं ठहराता? और ये सवाल हमें हेगल को समझने के सबसे तकनीकी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से तक ले जाता है, उनकी विधि। मतलब वो असल में सोचते कैसे थे, उनके तर्क का इंजन क्या है। ठीक है, सब लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। अगर उनके लिखाई कोई संकेत है तो ये आसान नहीं होने वाला है। मैं तैयार हूं, लेकिन मैंने अपनी कृपया इसे एक उदाहरण से समझाएं वाली नोटबुक पास में रख ली है। सबसे पहले हमें हेगेल के बारे में सबसे बड़े मिथक को दूर करना होगा। तुमने शायद स्कूल या कॉलेज में सुना होगा कि उनकी विधि थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस है। एक विचार, उसका विरोधी और फिर दोनों को मिलाकर एक नया समाधान। हाँ, मुझे दर्शन की क्लास से अगर कोई एक बात याद है तो वो यही है। खैर, ये झूठ है। मतलब ये एक बहुत बड़ी सरलीकरण है जिसे हेगेल ने खुद लगभग कभी इस्तेमाल नहीं किया। उनकी असली विधि कहीं ज्यादा स्वाभाविक, गतिशील और सूक्ष्म है। भगवान का शुक्र है, क्योंकि सच कहूं तो वो थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस वाला फॉर्मूला मुझे हमेशा बहुत ज्यादा साफ सुथरा और मैकेनिकल लगता था। असल दुनिया और हमारे विचार इतने साफ सुथरे कदमों में काम नहीं करते। तो अगर वो नहीं, तो असली तरीका क्या है? ठीक है, इसमें 3 क्षण होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। पहला है अमूर्त क्षण। यहाँ हमारे पास एक सरल, स्थिर और थोड़ी अधूरी समझ होती है। उदाहरण के लिए, मान लो न्याय का विचार। अपने सबसे सरल रूप में न्याय का मतलब है आंख के बदले आंख, जैसे को तैसा। ठीक है, समझ गया। एक सरल स्थिर परिभाषा, सीधी सादी। अब दूसरा कदम क्या है? दूसरा है द्वंद्वात्मक या नकारात्मक क्षण। यहाँ हम देखते हैं कि हमारी सरल परिभाषा अपने आप में ही टूट जाती है, उसमें विरोधाभास है। आंख के बदले आंख का सिद्धांत तो असल में हिंसा के एक अंतहीन चक्र की ओर ले जाता है। ये खुद का ही खंडन करता है। ये एक स्थिर समाज नहीं बनाता, जो कि न्याय का असली लक्ष्य है। समझ गया। मतलब सरल परिभाषा की सीमाएं सामने आ जाती हैं, वो खुद को ही नष्ट कर देती है। तो फिर तीसरा स्पेक्युलेटिव क्षण क्या करता है? यह स्पेक्युलेटिव या सकारात्मक क्षण है। यहाँ हम एक उच्च और ज्यादा गहरी समझ तक पहुंचते हैं जो उस विरोधाभास को हल करती है। हम सजा के विचार को पूरी तरह खत्म नहीं करते, लेकिन हम इसे कुछ और जटिल और बेहतर चीज में बदल देते हैं, जैसे कि पुनर्स्थापनात्मक न्याय या पुनर्वास, जहां समाज की भलाई भी शामिल हो। तो मूल विचार मिटाया नहीं जाता, उसे एक ज्यादा संपूर्ण विचार में शामिल कर लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए हेगेल जिस जर्मन शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो है aufheben। इसका किसी भी भाषा में अनुवाद करना लगभग असंभव है, क्योंकि इसके एक ही समय में 3 मतलब हैं। किसी चीज को रद्द करना, उसे संरक्षित करना और उसे एक ऊंचे स्तर तक उठाना। ठीक है, मुझे इसे दोहराने दो ताकि मैं पक्का कर लूं कि मैं समझ गया हूं। aufheben। तो हमारे न्याय के उदाहरण में हम आंख के बदले आंख के सरल और अधूरे विचार को रद्द करते हैं,
लेकिन हम इस मूल विचार को संरक्षित करते हैं कि गलत कामों के परिणाम होने चाहिए, जवाबदेही जरूरी है, और फिर हम पूरे विचार को पुनर्वास और सामाजिक न्याय की एक ज्यादा परिष्कृत और ऊंचे विचार तक ऊपर उठाते हैं। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही, तुमने इसे एकदम पकड़ लिया। और अब जब हमारे पास उनके दर्शन का इंजन है, उनकी सोचने की विधि है, तो देखते हैं कि वो इसे कहाँ ले जाते हैं। अब हम उनके राजनीतिक दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं, जो उनके काम का सबसे विवादास्पद और सबसे ज्यादा बहस वाला हिस्सा है। अच्छा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये सभी अमूर्त विचार दिलचस्प हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि वो इन्हें सत्ता, सरकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसी ठोस चीजों पर कैसे लागू करते हैं। यहीं पर चीजें वास्तव में मायने रखती हैं, है ना? और हम उस उदाहरण पर वापस आते हैं जिससे तुम्हें इतनी परेशानी थी। जो तर्कसंगत है वो वास्तविक है, और जो वास्तविक है वो तर्कसंगत है। ठीक है, फिर से वही बात। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये सुनने में ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठा कोई भी तानाशाह वास्तविक है और इसलिए तर्कसंगत और अच्छा है। ये तानाशाही को सही ठहराने का एक तरीका कैसे नहीं हो सकता? मुझे समझाओ। ये एक बहुत आम और जायज आलोचना है, और ये वास्तविक शब्द की गलतफहमी पर आधारित है। हेगल के लिए वास्तविक जर्मन में विर्कलिख का मतलब सिर्फ मौजूद होना नहीं था। इसका मतलब था कुछ ऐसा जिसने अपनी अंतर्निहित तर्कसंगत क्षमता को पूरा कर लिया हो, जो अपने असली रूप में विकसित हो चुका हो। एक अत्याचारी राज्य सिर्फ मौजूद है, वो विर्कलिख या वास्तविक नहीं है, क्योंकि वो तर्कहीन है। ये उनकी स्वतंत्रता की समझ से जुड़ा है। हेगल के लिए सच्ची स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता नहीं है, यानी बस नियमों या बाधाओं का अभाव। वो तो बस मनमानी करने की आज़ादी है, जो असल में हमें किसी लक्ष्य तक नहीं ले जाती। सच्ची स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता है, अपनी वास्तविक क्षमता को साकार करने के लिए स्वतंत्रता। और उनका तर्क है कि यह केवल एक नैतिक तर्कसंगत समुदाय जैसे एक सुव्यवस्थित राज्य के भीतर ही हासिल की जा सकती है। पता है, ये मुझे उस समय की याद दिलाता है जब मैंने गिटार बजाना सीखने की कोशिश की थी। पहले मुझे लगा कि स्वतंत्रता का मतलब है जैसे चाहूं ऐसे तारों को बजाना, कोई नियम नहीं। लेकिन वो तो सिर्फ शोर था। संगीत बनाने की असली स्वतंत्रता तब आई जब मैंने स्केल, कॉर्ड्स और गीत संरचना का अनुशासन सीखा। उन नियमों ने मेरी स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया, उन्होंने इसे संभव बनाया। क्या वो इसी तरह की किसी चीज की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, तुमने एकदम सही समझा। और ये हमें उनके सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध रूपकों में से एक तक ले जाता है। मिनर्वा का उल्लू केवल सांझ ढलने पर ही अपनी उड़ान शुरू करता है। मिनर्वा ज्ञान की रोमन देवी हैं और उनका प्रतीक उल्लू है। वो कह रहे हैं कि दर्शन यानी गहरी समझ किसी ऐतिहासिक युग को तभी पूरी तरह समझ सकती है जब वो समाप्त हो रहा हो, जब दिन ढल रहा हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि दर्शन दुनिया को बदलने के लिए बेकार है? क्या ये सिर्फ बाद में आके समझा सकता है कि क्या हुआ? ये तो थोड़ा निराशाजनक लगता है। उस ज्ञान का क्या फायदा अगर वो हमेशा कुछ करने के लिए बहुत देर से आता है? और यही सवाल हमें हमारे अंतिम खंड तक ले जाता है, हेगल की विवादास्पद विरासत। कुछ ही दार्शनिकों ने इतनी लंबी छाया डाली है या बाद के विचारकों को इतना ज्यादा विभाजित किया है जितना हेगल ने। हाँ, ऐसा लगता है कि या तो आप हेगेल पर अपने विचार बनाते हैं या आप अपना पूरा करियर उनके सिस्टम को गिराने की कोशिश में बिताते हैं। कोई बीच का रास्ता नहीं लगता। या तो आप हेगेलियन हैं या एंटी हेगेलियन। यह तालिका इसे काफी अच्छी तरह से दिखाती है। एक तरफ आपके पास कार्ल मार्क्स जैसे लोग हैं जिन्होंने उनकी द्वंद्वात्मक विधि को लिया और उसे भौतिक दुनिया पर लागू किया, और फिर दूसरी तरफ आपके पास सोरेन कीरकेगार्ड जैसे लोग हैं जिन्होंने व्यक्तिगत व्यक्तिपरक सत्य के पक्ष में उनके पूरे भव्य सर्वसमावेशी सिस्टम को ही खारिज कर दिया। तो ये वास्तव में एक स्पष्ट विभाजन है। ऐसा लगता है कि हेगेल के बारे में कोई भी तटस्थ नहीं है। आपको एक पक्ष चुनना ही होगा। आखिर मूल असहमति क्या है? वो किस एक बात पर लड़ रहे हैं? बिल्कुल, और मुख्य असहमति इस एक बड़े सवाल पर आकर टिक जाती है। क्या इतिहास एक तर्कसंगत उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जैसा कि हेगेल का मानना था, या ये कुछ और है, अराजक, अर्थहीन या व्यक्तिगत इच्छा से चलने वाला? तो संक्षेप में हमारे इस पूरे विश्लेषण से मुख्य बातें हैं। पहला, वास्तविकता एक एकीकृत तर्कसंगत प्रक्रिया है। दूसरा, इतिहास का एक लक्ष्य है और वो है स्वतंत्रता के बारे में जागरूक होना। तीसरा, सच्ची स्वतंत्रता एक समुदाय के भीतर पाई जाती है। और चौथा, दर्शन का काम दुनिया को समझना है, उसे आदेश देना नहीं। ठीक है, देखता हूं कि मुझे समझ आया या नहीं। मूल रूप से सब कुछ एक सार्वभौमिक तर्क से जुड़ा हुआ है। इतिहास एक दिशा में आगे बढ़ रहा है और वो दिशा स्वतंत्रता की ओर है। हमें वास्तव में स्वतंत्र होने के लिए नियमों और समाज की आवश्यकता है, न कि केवल जो चाहे वो करने की आज़ादी के लिए। और दार्शनिक इतिहास के कोच नहीं, बल्कि खेल खत्म होने के बाद के कमेंटेटर की तरह हैं। कैसा रहा?
बहुत बढ़िया, बिल्कुल सटीक। और ये हमें उस केंद्रीय प्रश्न पर छोड़ देता है जो हेगल के पूरे प्रोजेक्ट के केंद्र में है। क्या इतिहास स्वतंत्रता की और प्रगति की कहानी है, या ये सिर्फ एक के बाद एक होने वाली घटना है, बिना किसी पैटर्न या उद्देश्य के? और यही तो असली सवाल है ना? ये इतना आकर्षक और इतना मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि हम सब ये मानना चाहते हैं कि एक उद्देश्य है, एक पैटर्न है, कि सब कुछ कहीं ना कहीं जा रहा है। लेकिन हमने इतिहास में इतना ज्यादा केओस और बेमतलब की चीजें भी देखी हैं कि हम इस पर गंभीरता से शक करते हैं। आप हेगल से सहमत हों या ना हो, वो आपको इस सवाल का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। और शायद यही एक महान दार्शनिक की असली निशानी है।